RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछले कई दिनों से हम आपके सामने लगातार परमाणु संरचना चैप्टर की वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में मेरे दिमाग में एक बात आई है कि हम आपको ये जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे बीच में किसी प्रकार की जान पहचान नहीं हुई। तो मैं पहले अपने बारे में आपको जानकारी देता हूं, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने बारे में जानकारी जरूर देना। जैसे मेरा नाम है रविकांत भारद्वाज और मैं भारत देश के उत्तर प्रदेश यूपी में बागपत डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूं। मेरे शहर का नाम बड़ौत है। तो इस प्रकार से आप अपने बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं केवल इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस बारे में, इस आधार पर हमारे और आपके बीच में जान पहचान बनेगी। कभी क्या पता हमें एक दूसरे के घर आना भी पड़ जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी लिख रहे हैं। चलिए, हम ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे के घर आ सकते हैं। आप परेशान मत होना। आप सोच रहे होंगे कहीं मैं आपके घर न आ जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना पता, अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैं आपके घर न आ जाऊं। चलिए, मैं आपके घर नहीं आता, मैं आपको एक चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा। तो वो पत्र में किस प्रकार से लिखूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना पता तो लिखकर बता सकते हैं, पिन कोड के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने यहाँ पर आकर क्या बकवास करनी शुरू कर दी, मैं आज पढ़ा भी रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा। तो मैं केवल इस प्रकार की जान पहचान आपके साथ बढ़ाना चाह रहा हूं कि अगर हमें एक दूसरे के घर पत्र व्यवहार करना हो, आपने अंग्रेजी में पेन पाल पढ़ा होगा, पेन पाल पत्र मित्र जो होते हैं, तो उस पाठ में एक दूसरे मित्र को पत्र भेजे जाते थे। तो इसी प्रकार से अगर हम आपको पत्र भेजें, आप मुझे पत्र भेजें, तो उसके लिए हमें पोस्टल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर हमें इलेक्ट्रॉन के घर चिट्ठी भेजनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप किस प्रकार से पता करेंगे, इसकी जानकारी आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं उसी से होती है। और इलेक्ट्रॉन के उस पते को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका क्वांटम संख्याएं। क्वांटम, ये शब्द आपका पहले भी आया हुआ है। क्वांटम शब्द कहां पर आया था, जब हमने यांत्रिकी मॉडल दिया था, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो कि श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। तो श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के रूप में, जिसमें आपका 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच इंटू ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 था लास्ट में। तो इस प्रकार से जब वो इक्वेशन दी गई थी, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो हमें वहां से 3 वैल्यूज प्राप्त होती हैं। वो तीनों वैल्यू जो वहां से प्राप्त होती हैं वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और क्वांटम संख्या से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की परमाणु के अंदर सही सही जानकारी प्राप्त होती है कि वो किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, वो किस प्रकार से घूम रहा है, कौन से कक्षक में है। इन सभी बातों की जानकारी जो हमें होती है वो क्वांटम संख्याओं से होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन की सही सही स्थिति, उसकी ऊर्जा एवं उसके पते का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, या वे संख्याएं जिनके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाते हैं। ये आप इसकी परिभाषा अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब क्वांटम संख्याओं के प्रकार अगर देखें तो क्वांटम संख्याएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं। दूसरी होती है द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम संख्या। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की सही सही स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब इन क्वांटम संख्याओं को बताने से पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियोस में कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि ये क्वांटम संख्याएं उन नियमों के आधार पर बड़ी आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं। सबसे पहला हमारा नियम है बोहर का नियम, जो आपका 2n² नियम था, उसी के अनुसार हम बोल सकते हैं। बोहर के नियम में, 2n² नियम में, हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की
कक्षा संख्या KLMN या 1 2 3 4 आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो बोहर का नियम इसके लिए लिया गया था। दूसरा नियम आपका लिया गया था आफबाउ का नियम। आफबाउ का सिद्धांत जो था उस सिद्धांत को लेकर चलेंगे। आफबाउ का सिद्धांत जो था वो किसी भी उपकोष में SPDF आदि में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को प्रदर्शित करता था। जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आदि था वो नियम आपका आफबाउ का नियम था। एक तीसरा नियम हमने आपको प्रस्तुत किया है हुंड का नियम। हुंड का नियम जो है वो इन उपकोषों के कक्षकों जैसे S1 प्रकार का, P3 प्रकार का, PX, PY, PZ और जिनमें हम आयतों के द्वारा उनको प्रदर्शित करते थे, इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सीधे रूप में आता है और उसके पश्चात दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भरा जाता है। तो इन तीन नियमों के द्वारा हम इन चारों क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका निर्धारण बोहर के नियम के द्वारा, द्विगंशी क्वांटम संख्या का निर्धारण आफबाउ नियम के द्वारा और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या का निर्धारण हम हुंड के नियम के द्वारा करते हैं। तो एक बार अगर आपने अभी तक ये तीनों नियम नहीं पढ़े, तीनों नियम आपसे नहीं आते, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्वांटम संख्याओं को समझने से पहले आप इन तीनों नियमों को देख लें जो हमने आपको पिछली वीडियोस में प्रस्तुत किए हैं। वीडियो के नाम में भी हमने बोहर का नियम, आफबाउ का नियम और हुंड का नियम स्पेशली ये ही लिखकर आपके सामने वीडियो पोस्ट की हुई है, तो आप वहां से इन नियमों को सीख सकते हैं। अब इन नियमों के पश्चात अगर देखें तो हम इन चार क्वांटम संख्याओं को लेकर चलेंगे। जिस प्रकार से ये आपके नियम दिए हुए हैं उन्हीं के अनुसार इन क्वांटम संख्याओं की खोजकर्ता, इनकी परिभाषा और इनके आधार पर हम क्या क्या निर्धारित कर सकते हैं उसके बारे में अब आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वांटम नंबर। और मेरी उस बात को मजाक में मत लेना, मैंने जो कहा था कि मैं आपको चिट्ठी डालूंगा, मजाक में मत लेना, मैं सच में डाल सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपना पता लिख कर दोगे तो मैं सच में आपके साथ पत्र व्यवहार जरूर करूंगा। तो चलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन के साथ पत्र व्यवहार करते हैं, उसकी सही सही जानकारी का निर्धारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेकर चलते हैं वो चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर या कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि इस क्वांटम संख्या को हम बोहर के 2n² नियम के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोहर ने ही की थी। इसके बारे में जो जानकारी दी थी वो बोहर ने ही दी थी। और मुख्य क्वांटम संख्या सदैव किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या को प्रदर्शित करती है। इस कक्षा संख्या को हम, या मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 1 2 3 4 आदि कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और होती है, बोहर ने इन कक्षाओं को KLMN आदि अक्षरों से भी प्रदर्शित किया था। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें 1 2 3 4 की जगह KLMN लिखा हुआ मिल सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। K1, L2, M3 और N4 इसके आधार पर इसको लिया जा सकता है। अब एक बात और देखिए, नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हमने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की थी। इसको K, L, M, N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, या 1 2 3 4, और इनकी ऊर्जा का क्रम बाहर की ओर बढ़ता हुआ चलता है। तो अब मुख्य क्वांटम संख्या से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या को प्रदर्शित करती है। दूसरी, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करती है। अब इसके साथ साथ एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, E =
0.6/n², यानी जो ऊर्जा है वो उसकी कक्षा संख्या पर भी निर्भर करती है, तो इसलिए ऊर्जा स्तर हो गया। अब इसी के साथ साथ जब हमने हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का नियम आपको बताया था, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के वेग और त्रिज्या के बारे में भी जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि जो त्रिज्या होती है वो n² के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से हम इसकी त्रिज्या की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या यानी नाभिक से दूरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कक्षा संख्या, ऊर्जा स्तर, नाभिक से दूरी आदि के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित होती है और इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इस n का मान, जो हमने मुख्य क्वांटम संख्या निकाली है, क्या इसका मान 0 हो सकता है? आप इसका जवाब स्वयं दीजिए। इसका मान 0 हो सकता है, हाँ या नहीं? हो सकता है तो क्यों? नहीं हो सकता है तो क्यों? अभी तक आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा, इसका जवाब भी आ गया होगा कि ये n का मान 0 हो गया नहीं। तो चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। n का मान कभी भी 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी परमाणु के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है तो वो कम से कम पहली कक्षा में अवश्य उपस्थित होगा। n बराबर 0 का मतलब है कि परमाणु के पास कोई कक्षा ही नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अगर परमाणु के पास कक्षा नहीं है तो वो परमाणु न होकर नाभिक हो जाता है। इस कारण n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका न्यूनतम मान 1 होगा। अब एक बात और थी, जो बोहर ने अपना मॉडल दिया था उसमें कहा था कि चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम निकाल सकते हैं, जो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। वहां पर जो ये मान दिया गया था कोणीय संवेग, तो उसका मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वो इक्वल टू हो जाएगा h/2π का मल्टीप्लाई कर दें n की, यानी अगर मुख्य क्वांटम संख्या की गुणा हम h/2π में कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की अनेक बातों का ज्ञान कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब दूसरी क्वांटम संख्या आती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 2 पर आती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसके नाम भी बहुत सारे होते हैं। इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या। इसको सेकेंडरी भी क्वांटम संख्या कहा जाता है और इसी को सब्सिडियरी क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो ये इसके अनेकों नाम हैं जिसे हम मुख्यतः द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी जो खोज की थी वो सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। आप लोगों को पहले बताया भी है कि सोमरफील्ड ने अपना मॉडल बोहर मॉडल के पश्चात प्रस्तुत किया था और उसने इस क्वांटम संख्या के लिए कह सकते हैं यह कहा था कि जिस प्रकार से कक्षा में सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर सोमरफील्ड ने कक्षा या कोषों में उपकोष की गणना की थी, उपकोष का निर्धारण किया था, जिन्हें S, P, D और F से प्रदर्शित करते हैं। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उपकोष की आकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे नाम से ही होता है, S आपका गोलाकार होता है तो स्फेरिकल से तो S को लिया गया है, P होता है आपका प्रिंसिपल और D होता है आपका डिफ्यूज और F लिया जाता है फंडामेंटल से। तो ये तो इनकी फुल फॉर्म थी जिसके आधार पर हम उपकोषों की जानकारी कर सकते हैं। लेकिन ये वृत्ताकार, ये डंबल आकार, ये डबल डंबल आकार और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर का जिक्र हम करते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके उपकोष की आकृति का निर्धारण कर सकते हैं।
अब वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी कक्षा में अगर हम पहली कक्षा को देखें तो केवल एस उपकोष होता है, दूसरी में एस और पी, तीसरी में एस पी डी और चौथी और अन्य सभी में एस पी डी और एफ तक होते हैं। तो आखिर इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो पता चलता है हमें द्विगंशीय क्वांटम संख्या से, और इस क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। अब एल के जो मान होते हैं, एल के कुल मान किसी भी कक्षा के लिए वो n के बराबर होते हैं। n के जितने मान होंगे l के कुल मानों की संख्या उतनी ही होगी। और l के अगर हम वे मान देखेंगे, मान क्या क्या हो सकते हैं, वो 0 से n-1 तक होंगे। ये दो बातें यहाँ पर बताइए, दोबारा से देखिए। L के कुल मानों की संख्या, n के किसी भी एक मान के लिए इसके कुल मानों की संख्या होगी n, और वे मान क्या क्या होंगे, 0 से n-1 तक होते हैं। जैसे कि अगर हम n बराबर 1 ले लें, यानी पहली कक्षा को हम ले लें, तो पहली कक्षा में L के कुल मान होंगे आपके n के बराबर, यानी कुल मान होंगे 1। अब वो 1 क्या है, वो 0 से 1-1 यानी 0 तक, 0 से 0 तक, यानी मान जो हो जाएगा L का वो 0 होगा। और जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पहली कक्षा में केवल S उपकोष होता है, तो S उपकोष के लिए L का मान 0 होगा। जैसे n बराबर 1 के लिए L का मान हो जाएगा 0, जो कि S उपकोष के लिए होगा। अगर हम n बराबर 2 ले लें, n बराबर 2, तो L के जो मान होंगे वो 0 से 2-1 यानी 1 तक, 0 और 1 होंगे। कुल मान कितने हुए, 2, तो ये S के लिए 0 और ये हो जाएगा आपका P के लिए 1। इसी प्रकार से अगर n बराबर 3 लें तो 0, 1 और 2, यानी तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे। n बराबर 4 में चौथी कक्षा में 4 उपकोष होंगे, जिनका मान 0, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 हैं। कुल मान 4 हैं, n के बराबर हैं, लेकिन वे मान 0 से n-1 यानी 4-1 अर्थात 3 तक, 0 से 3 तक, उसके बीच में 1 और 2 भी आता है, तो 0, 1, 2 और 3 हो जाएंगे। अब जैसे ये S के लिए, ये P के लिए, ये D के लिए और ये F के लिए मान होता है, तो कभी भी आप आबव सिद्धांत जब लिखते हैं तो S में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए L का मान सदैव 0 होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन P उपकोष में आता है उसके लिए L का मान 1 होगा, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3। वैसे ही कक्षा आगे, जैसे 5वीं कक्षा के लिए हम 4 मान ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक ले सकते हैं, 5 के लिए, 6 के लिए भी लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपको कहा गया था कि ये उपकोष S, P, D, F, G, H आदि लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी परमाणु हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल इन 4 उपकोषों से पूर्ण हो जाता है, तो अभी हमें आगे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हम द्विगंशीय और मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, तो अब यहाँ पर अगर हम कोणीय संवेग निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का उपकोषीय कोणीय संवेग आता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं h/2π√L/L+1 से हम इलेक्ट्रॉन का उपकोषीय कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो हम आपको केवल इतना ही टॉपिक, ये पहली 2 क्वांटम संख्याएं लेकर चल रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल और बाकी बची हुई 2 क्वांटम संख्या जो कि चुंबकीय और आपकी चक्रण क्वांटम संख्या है, उनको हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आज की इन दोनों क्वांटम संख्याओं में किसी प्रकार से आपको कोई बात समझ नहीं आती, तो कोई समस्या आपके सामने क्रिएट होती है, तो आप हमें जरूर बताएं। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर भेज दें, हम आपको उस पर रिप्लाई देंगे। तो आप अपने क्वेश्चन का फोटो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान वहां पर भी कर देंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।